हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 18 जनवरी 2026 को जो शिफ्ट 2 में बिहार दरोगा का पेपर हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग शिफ्ट 1 का पेपर जो कि 18 जनवरी को हुआ था बिहार दरोगा का हम डिस्कस कर चुके हैं। आप जा कर के यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राज्य के राज्यपाल। जो भी गवर्निंग काउंसिल होती है नीति आयोग की, उसमें राज्य के मुख्यमंत्री, यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री, ये 3 लोग शामिल होते हैं, लेकिन राज्य के राज्यपाल नहीं शामिल होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सुमेलित करना है बिहार राज्य के संदर्भ में राज्यपाल बनाम राष्ट्रपति शासन कार्यकाल। तो नित्यानंद कानून को बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1968 में इनके समय। उसके बाद जगन्नाथ कौशल 1977, उसके बाद AR किदवई 1995 और देवकांत बरुआ 1972। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला का D, दूसरा का C, तीसरा का B और चौथा का है तो 2 का D आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो इसमें है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 वर्ष दिया है और सूची 2 में बिहार का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मिलान करना है। तो आपको पता ही होगा बिहार लंबे समय से ग्रोथ कर रहा है बहुत तेज़ी से, और आप ध्यान देंगे तो 2021 से 22 में क्या था? 5,87,205 करोड़। 2022 से 2023 में क्या होगा? इससे थोड़ा सा बढ़ेगा तो होगा 6,73,777 और उसके बाद 2023 से 24 में 7,71,435। तो आप देखेंगे ये बढ़ रहा है धीरे धीरे और ये ईयर वाइज ये इधर से बढ़ रहा है। तो आंसर क्या होगा? पहला का A, दूसरा का B, तीसरा का C, ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी के बारे में वाक्य दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है। 2011 से 12 में भारत में करीब 27 करोड़ लोग गरीब थे। तो ये जो दिया है कथन बिल्कुल सही दिया है। बहुत भीड़ वाली झुग्गियों में रहने वाले लोग शहरों में गरीब हो सकते हैं, ये भी सही है। दिहाड़ी मजदूर गरीब नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत है। दिहाड़ी मजदूर गरीब हो सकते हैं, बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर गरीब ही है। तो इसका कौन कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा हमारा सही होगा, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली की विभिन्न स्तरों को क्षेत्राधिकार सीमा कौन से विकल्प में सही दी गई है? तो इसका आंसर होगा B। जिला आयोग को दिया गया है 50 लाख तक, राज्य आयोग का दिया है 50 लाख से 2 करोड़ तक और राष्ट्रीय आयोग का 2 करोड़ से ऊपर तक का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के विकास का सही क्रम क्या है? तो आपको पता है सबसे पहले विनिमय प्रणाली थी, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते थे, वस्तुओं का एक्सचेंज करते थे हम लोग। उसके बाद आई वस्तु मुद्रा, उसके बाद आई धातु मुद्रा जिसमें सोने और चांदी के सिक्के आए, फिर सिक्के आए जो कि अभी वर्तमान रूप में भी चल रहे हैं, कागजी मुद्रा, नोट है, शाख मुद्रा में है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो हमारा आंसर क्या होगा? 7 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 से 12 के तेंदुलकर समिति के अनुमान के अनुसार बिहार और भारत के गरीबी स्तर की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक सटीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B। तेंदुलकर समिति जो 2011-12 में बनी थी के अनुसार बिहार में गरीबी का स्तर राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक रहा है। तो बिहार की ग्रामीण और शहरी दोनों गरीबी दरें राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की श्रेणियों की सही पहचान करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहला देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहर कृषि मजदूर, तो हाँ ये इस श्रेणी में आते हैं। शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत अस्थायी मजदूर, ये भी इस क्षेत्र में आते हैं। वेतनभोगी कर्मचारी और बड़े किसान, गलत है, ये नहीं आते इसमें। उसके बाद है अनुसूचित जाति या जनजाति के परिवार और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग, तो हाँ ये भी इस श्रेणी में आते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा हमारा आंसर होगा 9 का B। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 1771 से 1784 तक तिलका मांझी ब्रिटिश के आगे कभी नहीं झुके थे, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। बिरसा मुंडा ने संथाल हुल की शुरुआत की थी, तो ये गलत है। संथाल हुल का नेतृत्व जो सिंधु और कान्हू ने किया था, बिरसा मुंडा ने उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। तिलका मांझी ने अगस्तस क्लीवलैंड पर आक्रमण किया था, तो ये भी सही है।
तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 3 10 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि देश में व्यावसायिक रूप से उपयोगी पोटास का भंडार नहीं है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत में पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि इसके उत्पादन की लागत देश में बहुत अधिक है, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल 1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला झारखंड सीमा पर स्थित है। तो रोहतास जिला झारखंड सीमा पर स्थित है। ये झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही सीमाओं का स्पर्श करता है। बक्सर सिर्फ उत्तर प्रदेश के बलिया से सटा हुआ है, नालंदा तो बीच में है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की जनगणना 2011 के निम्नलिखित आंकड़ों का मिलान करना है। न्यूनतम घनत्व इसमें से किस जिले का है, तो ये कैमूर का है। कैमूर में घनत्व जो है 388 है। न्यूनतम जनसंख्या ये शेखपुरा की है। उच्चतम लिंग अनुपात गोपालगंज का, आप लोग को पता ही होगा, ये फेमस क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा है। यहाँ पे 1021 है लिंगानुपात। उच्चतम साक्षरता दर किसका है, तो रोहतास का है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 14 का ए, पहला का सी, दूसरा का ए, तीसरा का बी और चौथा का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी फसल बिहार में खरीफ तथा रबी दोनों में उगाई जाती है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मक्का। बिहार में मक्का खरीफ रबी और जायद तीनों सीजन में उगाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी, वो कितनी थी। तो इसका आंसर क्या होगा, 88.71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान हिमालय में अवस्थित निम्नलिखित शिखरों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम देना है। पश्चिम से पूर्व, अगर ये भारत है, भारत का नक्शा अगर आप देखें ऐसे, तो पश्चिम से हमें पूर्व देखना है। तो पहला क्या होगा, पहला नंगा पर्वत है, तो नंगा पर्वत दो में है। उसके बाद आता है नंदा देवी, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद आता है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। सिक्किम के पहले आता है नेपाल जो कि माउंट एवरेस्ट रखेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, या 17 का सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र में मैंग्रोव वन का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। तो सबको पता है, पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हमें खनन क्षेत्र का मिलान करना है। तो कुद्रेमुख कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। कोरापुट उड़ीसा में है, न कि छत्तीसगढ़ में। तो ये क्या होगा, उड़ीसा होगा, उड़ीसा। कटनी मध्य प्रदेश में है और सिंहभूम झारखंड में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के संबंध में सूचियाँ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट चुनिए। अनुच्छेद दिया है और हमें प्रावधान दिया है। तो अनुच्छेद दिया है 19(1)(a). 19(1)(a) के अनुसार क्या होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में इसमें बताया गया है। तो क्या होगा, हमारा ए का 3 होगा। उसके बाद है 19(1)(c). 19(1)(c) में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी बी का 1। उसके बाद 19(1)(d), ये संचरण की स्वतंत्रता है। संचरण मतलब किसी भी राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र कहीं भी आप आ जा सकते हैं। तो डी का क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद है 19(1)(g). 19(1)(g) किससे संबंधित है, तो ये व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। तो हमारा क्या होगा ऑप्शन होगा डी। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं मूलतः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में थी। ये ध्यान देना है, ये मूलतः पूछ रहा है, बाद में जो ऐड किए हैं हमें उसे नहीं देखना है। तो हमारा आंसर क्या होगा वो देखते हैं। तो तमिल मूलतः थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद तेलुगु भी थी, ये भी सही है। और उसके बाद संस्कृत भी था, ये भी सही है। नेपाली ऐड किया गया है 1992 में, और डोगरी, मैथिली, संथाली ये 2003 में ऐड किए गए हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है। फेडरलिज्म, संघवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला दिया है, इस प्रणाली में जिसके पास अन्य उम्मीदवारों से अधिक वोट होते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है, जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत हासिल करना होता है। तो क्या ये सही है, ये गलत है। चुनावी दौड़ में जो उम्मीदवार दूसरों से आगे रहता है वही जीतता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। चुनाव की यह पद्धति भारतीय संविधान में निर्धारित नहीं है। तो ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। 1 और 3
सही है। आपको याद रखना है कि इस प्रणाली में 50% से अधिक की आवश्यकता नहीं होती, बस दूसरे से अधिक वोट चाहिए। यह भारतीय संविधान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए निर्धारित है। जो ये बहुमत वाला है ये लोकसभा और विधानसभा के लिए है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इसके लिए नहीं है। 42वें भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित हमें देखना है कौन कौन सा स्टेटमेंट है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, ये गलत है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था, न कि 42वें में। प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये याद रखना है कि 5 वर्ष से 6 वर्ष जब बढ़ाया गया 42वें में, तो 44वें में घटा के पुनः 6 से 5 कर दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1, 3 और 4। तो 24 का क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन, अभी आपने चर्चा में था VBG राम जी करके विधेयक 2025 के मुख्य उद्देश्य के बारे में हमें बताना है कौन सा सही है। तो पहला दिया है ग्रामीण रोजगार योजनाओं का निजीकरण करना और सरकारी सहायता कम करना। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, इसका निजीकरण नहीं करना है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार में अधिकतम 125 दिनों तक मजदूरी पर रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करना, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25 का है, केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप सबको पता होगा ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, इस परिस्थिति में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। अभी अभी अपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 19(1)(d) और ई में भारत में कहीं भी आने जाने, बसने और काम करने की स्वतंत्रता देता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है, स्वीप संबंधित है किससे? तो स्वीप का मतलब आप याद रखें, मैं बता देता हूँ, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो इलेक्टोरल आ गया तो भारतीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर होगा लाल कृष्ण आडवाणी। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिला था। आडवाणी जी को 2024 में दिया गया है, ये याद रखना है। ज्ञानपीठ सम्मान के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अमिताभ घोष बंगाली थे, गलत। वैसे वो बंगाली थे, लेकिन उन्होंने जो काव्य लिखा था, ज्ञानपीठ सम्मान पुरस्कार जो मिला था उनके अंग्रेजी के लिए मिला था, न कि बंगाली के लिए, ये याद रखना है। कृष्णा शोभती को हिंदी के लिए ही मिला था, ये सही है। रघुवीर चौधरी को गुजराती के लिए और दामोदर मोजो को कोंकणी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो A.G. टांसले द्वारा दिया गया था 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजनी कला का संबंध किस राज्य से है? तो सुजनी बिहार की एक पारंपरिक कढ़ाई है, क्विल्ट कला बोलते हैं इसको। तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आदि महोत्सव 2025 के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुत छऊ नृत्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाली पुष्प शिल्प मणिक्का मलाई का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 16 वर्ष से कम के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने से रोकने वाला पहला देश बन गया है? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ये काफ़ी चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के रूप में जाने वाले पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका आधिकारिक नाम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। 36 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की और किस वर्ष की? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। तालाब की मछलियाँ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा श्री नागार्जुन, इसके लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये यूरी गागरिन था। दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों से लड़ने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये था चक्षु प्लेटफॉर्म। एक सामान्य वेबसाइट की तरह होता है, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों को निजी राय, शौक, रुचियाँ, टिप्पणियाँ आदि को साझा करना होता है। तो इसे हम बोलते हैं ब्लॉग। ब्लॉग में हम निजी राय देते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का एक जैविक घटक है? तो इसका आंसर होगा पौधे। पौधे
जैविक घटक उसे बोलते हैं जो सजीव होते हैं। पानी, सूर्य प्रकाश, मिट्टी, ये तीनों निर्जीव हैं, तो ये अजैविक घटक हैं। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये सबको पता है, उत्तराखंड के देहरादून में। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर कौन थे? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग ओलंपिक ध्वज में मौजूद नहीं है? तो जो ओलंपिक छल्ले हैं उसमें उसका रंग है नीला, पीला, काला, हरा और लाल, लेकिन गुलाबी नहीं है, ये याद रखना है। सभी राष्ट्रीय खेल महासंघ IOA तथा डी किससे संबंध है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इस वाले में थोड़ा मुझे डाउट है, कहीं कहीं आंसर मुझे मिला है भारतीय खेल प्राधिकरण और कुछ का आंसर मिला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ, तो आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल टेनिस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर होगा जैनिक सिनर। अगर ये 2026 का पूछे तो कार्लोस अल्काराज होगा। मैं बता दूं आपको 47 का आंसर मेरे ख्याल से जो होगा वो होगा ए, खेल में युवा मामले मंत्रालय इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो इसका आंसर होगा जानकी हरणम। यह कुमारदास की रचना है, ना कि कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी कॉफ़ी टेबल पुस्तक बिहार में बापू सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा, ये टाइटल है, याद रखना है, बिहार में बापू सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मुझे गूगल करने पे अनिल कुमार मिला था, और इस पुस्तक का विमोचन बिहार के राज्यपाल आर्लेकर जी ने किया था। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इसका आंसर अमिताभ कुमार होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा। आप लोग कमेंट करके बताएं क्या श्योर है। मेरे ख्याल से अनिल कुमार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास का नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो ये ऐहोल अभिलेख में, जो कि रवि कृति द्वारा रचित था। इसमें कालिदास और भारवी का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी जिसने ऑनलाइन ब्लिट्ज गेम के दौरान विश्व शतरंज चैंपियन के खिलाफ मैच ड्रॉ कराया, वो कौन है? उसका नाम है अनीश सरकार। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है तृतीय। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कॉरिजेंडम या कॉरिगेंडम भी कुछ लोग बोलते हैं, इसका अर्थ होता है शुद्धि पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये बिल्कुल सही है। उदाहरण के लिए आप ये वृत्त को देख लें, यहाँ पे कोई भी, ये मान लीजिए इस जीवा का लेंथ है L सेंटीमीटर, तो ये केंद्र है, इस केंद्र पर ये थीटा कोण बनाएगी। इसी L लेंथ का अगर आप यहाँ पे भी एक जीवा ड्रॉ करें तो ये भी थीटा ही कोण बनाएगी, अगर इसका लेंथ समान है तो। दूसरा थियरम है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ये भी सही है। ये सर्किल हो गया हमारा, यहाँ पे एक जीवा बना लीजिए, ये हमारा क्या हो गया? ये वृत्तखंड हो गया। आप ध्यान से देखिए, ये वाला वृत्तखंड हो गया। ये वृत्तखंड यहाँ पे थीटा कोण बनाएगा और यही वृत्तखंड यहाँ पे भी थीटा कोण बनाएगा, यही वृत्तखंड यहाँ पर भी थीटा कोण बनाएगा। तो वही बोल रहा है कि कोण बराबर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 56 का बी होगा, दोनों सही है। दो बराबर राशियाँ दो बैंकों में 16% वर्ष साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 2.5 वर्ष तथा 4 वर्ष के लिए जमा की जाती हैं। यदि उनके ब्याज के बीच का अंतर 1446 है तो प्रत्येक राशि हमें पता करना है कि क्या होगा। देखिए, दोनों राशियाँ बराबर हैं, मान लेते हैं पहली राशि x है, दूसरी राशि भी x है। ये बोल रहा है 2.5 वर्ष, ये 2.5 वर्ष मतलब 5/2 हम लिख सकते हैं, और ये 4 वर्ष के लिए जमा की जाती हैं। ये टाइम हो गया। दर दिया है 16%, इसका भी दर 16% ही होगा, दोनों को सेम दर पे रखा गया है। और इनका अंतर जो दिया है, इनके ब्याज का अंतर, ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा? x गुने 4 गुने 16/100, क्या होता है फॉर्मूला? PRT/100 माइनस x गुने 16 गुने 5/2 इंटू 100, हमें बराबर कितना दिया है? 1446 के। अब क्या करते हैं, 2 8 है 16, ये कितना हो जाएगा? 8 5 40, ये 16 चौके 64, 64 में से 40 जाएगा तो 24x बटे में 100 बराबर 1446। कटा कर देखते हैं, 12 दूनी 24, 12 कम 12 बचेगा 2, और इसमें 2 12 दूनी 24, ये 6 हो जाएगा। तो
इस पर एक जीरो लगाएंगे, 12 पचे 60, ठीक है। अब इसमें 2 से कटा देंगे 50, तो x बराबर क्या होगा 50 गुणे 120.5 मल्टीप्लाई करते हैं, 50 25 के 5 हासिल 2, ये 2 हो जाएगा, 12 पचे 60 और एक हमारा जीरो और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 6025 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 57 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंदिर के खंभे बेलनाकार आकार के हैं, यदि प्रत्येक खंभे की गोलाकार आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 मीटर है तो ऐसे 21 खंभों को बनाने के लिए कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। हमें एक बेलन दिया है, ये हमारा बेलन हो गया, इसमें जो त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर है, r बराबर 30, और ऊंचाई जो दिया है बेलन का ये दिया है 20 मीटर। ये याद रखना है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, हम इसे बदलना होगा। तो हमें ऐसे 21 खंभे बनाने हैं, तो कितने कंक्रीट होंगे। तो एक का आयतन कितना होगा पाई r स्क्वायर इंच, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 21 गुने पाई का मान रख देते हैं 22/7, r का मान होगा 30 गुने 30, चूँकि ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में बनाने के लिए 100 से दोनों में भाग दे देंगे, गुने h हमें दिया है मीटर में 20। अब कटाते हैं, जो कटेगा 17 21। अब देखिए 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गया, ये 22 दिए 66 गुने 3 के 9 दूनी 18 बटे में 10। इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, 18 छक्का ठोल से के 8 हासिल 10, 18 छक्का ठोल से और 10 ये होगा 118, और एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा बटे में क्योंकि 10 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 118.8 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है, इसके 5 से भाज्य होने की प्रायिकता क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा 1/5। कैसे निकालते हैं उसे। 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होगी, 100 से लेकर के ये होगी 999 तक। तो ये टोटल कितनी संख्या है, तो क्या करते हैं हम इसमें से इसको घटा के एक ऐड कर देंगे, तो 999 माइनस 100 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 899 प्लस 1 बराबर 900। यानी कि 3 अंक की जो संख्या है हमारे पास 900 है। अब हमें ये पता करना है कि इसमें से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य है। तो हम क्या करेंगे 900 को भाग कर देंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा, लेकिन अदरवाइज हम क्या करेंगे, ये पहला संख्या जो होगा 5 से भाज्य होगा 105 होगा, दूसरा 110 होगा, और ऐसे करके 995 होगा। तो हमें निकालना है कि टोटल कितनी संख्या है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा 995 dn होता है। a 105 दिया है, n हमें निकालना है कितना है, और d 5 सर्वांतर 5 है। तो क्या करेंगे n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 995 में से 105 जाएगा तो 0 9 8 890, इसको कटा देंगे 5 कम 5 बचेगा 3 9 5 7 35 5 40, सॉरी यहाँ पर याद रखना है कि 100 भी इंक्लूडेड है, 100 भी इंक्लूडेड है, ये 100 होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, ये 95 होगा, ये 179, तो n बराबर 180 हो जाएगा। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा 180 बट्टे में 900 यानी कि 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन ए के बाद कारण कथन दिया गया, हमें सही विकल्प चुनना है। यदि मेरी आय आपकी आय से 40% अधिक है तो आपकी आय मेरी आय से 28.4/7 कम है। हमें पता करना सही है या गलत है। मान लेते हैं ये मेरी आय है, ये आपकी आय है। तो मान लेते हैं ये बोल रहा है कि आपकी आय से 40% अधिक है। आपकी आय 100 रुपये है तो मेरी आय कितनी होगी 140 प्रश्न के हिसाब से। अब कह रहा है ऐसा करते हैं हम 10 लेते हैं, कैलकुलेशन करना आसान होगा। 10 और ये 14, ये तो आपकी आय मेरी आय से 28.4/7 कम है। तो आपकी आय मेरी आय से कितना कम है 4। तुलना किससे कर रहा है मेरी आय से, तो हम 14 से भाग देंगे गुने 100, 2 दूनी के 4 2 7 14, ये कितना होगा 200/7। तो 7 दूनी 14 बचेगा 6 7 8 56 4 7 28.4/7, यानी पहला अभिकथन जो है सही है। अब कारण दिया है कि ऐसा क्यों होता है। तो यदि y का मान x से x% अधिक हो तो x का मान y से 100x माइनस 100 - x कम है। तो ये गलत है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ है, ये 10 + 4 हुआ है, यानी कि ये 100 + x होगा ना कि माइनस होगा। तो ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया। तो आंसर कौन सा होगा इसमें से आंसर होगा बी। अभिकथन ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
लीना ने 100 अंकित वाला पेन 40 अंकित वाले डब्बा खरीदा, उसे 20% पेन तथा 15% डब्बे पर छूट मिलती है। दुकानदार ने गलती से पेन पर 15% और डब्बे पर 20% की छूट दे दी है। उल्टा कर दिया है दुकानदार ने, तो हमें बताना है कि आंसर इसका क्या होगा। तो देखते हैं, लीना ने एक पेन 100 रुपये अंकित वाला और एक बॉक्स डब्बा खरीदा है 40 रुपये अंकित वाला। इसने 20% और 15% इसे छूट मिलनी चाहिए थी, तो 100 का 20% छूट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 80, और 40 का 15% छूट दे देंगे तो हम कितना हो जाएगा 15 चौके 60, यानी कि ये हो जाएगा 34। तो टोटल उसे कितने में मिलता है, ये 114 रुपये में, यानी कि 140 रुपये की चीज़ को वो 114 रुपये में खरीद पाती अगर ये छूट मिलता सही से। लेकिन दुकानदार ने तो उल्टा कर दिया है, उसने 15% छूट दे दिया है 100 पे, तो ये कितना हो जाएगा 100 का 15 घटेगा तो ये 85 हो जाएगा, और 20% छूट दे दिया है डब्बे पे, तो 40 का 20% 8 होता है, तो ये 32 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 2 60, 8 3 11, 117। अंतर कितने का है 3 रुपये का। ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं। ये 3 रुपये अधिक चुका रही है, ऑप्शन में बोला है 10 रुपये अधिक चुकाती है, तो हमारा आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए और कारण ए दोनों कथन दिए गए हैं, दिए गए कुछ से सही विकल्प चुनें। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व तथा अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, और कारण दिया है मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, दोनों सही है, और कारण अभिकथन का स्पष्टीकरण करता है, स्पष्टीकरण नहीं करता है, सॉरी। एथेनोइक अम्ल के विषय में निम्नलिखित सही कथनों को पहचानिए। पानी में एथेनोइक अम्ल के 5 से 8% विलयन को सिरका कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, ये भी सही है। ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में ये जम जाता है, ये भी सही है। यह कीटोन समजातीय श्रेणी का अम्ल है, ये गलत है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो समूह है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसका है, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसे। तो हमारा आंसर क्या होगा 1 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस का गुण नहीं है। तो आप देखें, गैस में विसरण की दर अधिक होती है, बिल्कुल। विसरण का मतलब फैलने का दर। अगर बलून को आप छेद करते हैं तो इतना तेज़ी से फैलता है कि वो फट जाता है। गैस की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है, बिल्कुल। बलून में अगर गैस भरा हो, जितना चाहें पिचका सकते हैं, जबकि सॉलिड को नहीं पिचका सकते। गैसों में कणों की गति अनियमित और तीव्र वेग से होती है, ये भी सही है। गैसों का निश्चित आकार होता है, ये गलत है। जिसमें आप गैस भरेंगे वो उसी का रूप ले लेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा डी। विद्युत अपघटनी परिष्करण के लिए गलत कथन को चुनना है हमें। तो आंसर क्या होगा, धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु एनोड पर जमा हो जाती है, ये गलत है। ठीक है, शुद्ध धातु हमेशा कैथोड पर जमा होती है, न कि एनोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलान करना है। ऑक्सिन दिया हुआ है, तो ऑक्सिन जड़ के निर्माण को प्रेरित करता है, ए का 4 होगा। उसके बाद जिब्रेलिन पौधे में अंतर संधियों की वृद्धि को प्रेरित करता है, बी का 3 होगा। उसके बाद साइटोकाइनिन ये वृद्धि को दबाता है, 2 होगा। और एथिलीन डी का 1 फलों को पकने में मदद करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा 66 का सी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई किंगडम के सदस्य कौन हैं। तो जो विषम पोषी यूकैरियोट्स हैं वो फंजाई किंगडम के सदस्य हैं। श्वसन की किस प्रक्रिया के होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता अनिवार्य है। तो वायवीय श्वसन होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। औसत के संदर्भ में दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 69 को आप ध्यान से थोड़ा देखिए। पहला दिया है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत 5.6 है। पहला अभाज्य संख्या क्या है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 7 और पाँचवा होगा 11। सबको जोड़ के इसका औसत निकाल लेते हैं। टोटल 5 संख्या है, तो 5 से हमने भाग दे दिया है। 3 2 5 5 10 7 17 17 11 28 28 बटे 5 5 25 बचेगा 3 5 6 30 5.6। तो ये तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हमें दिया है कि ₹5 6 रन तथा 7 घंटे का औसत 6 है। 6 5 11 7 18 बटे में 3 करेंगे 6 आ जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि औसत निकालेंगे तो सबका यूनिट सेम होना चाहिए। ये रुपए है, ये रन है, ये घंटे है, हम कैसे औसत निकाल सकते हैं। अगर हम औसत निकाल दिए 6, तो 6 का मतलब क्या होगा। यहाँ पे तो हम 6 का मतलब निकाल सकते हैं कि हर एक संख्या लगभग 5.6 के बराबर होगी, पर यहाँ पे गलत होगा ये, इसलिए ये नहीं होगा।
₹4, ₹2, 10 पैसे, 20 पैसे का औसत 157.50 इसको जोड़ लेते हैं। ₹4 का मतलब कितना होगा? 400 पैसे, ₹2 का 200 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे। टोटल संख्या कितनी है? 4 है। 0, 2 1 3, 4 2 6, इसमें 4 से हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, बचेगा 2 3, 4 5 20, बचेगा 3 0, तो इसको 4 सत्ते 28, बचेगा 2 0, 4 5 20, तो 157.5, ये भी सही है। तो 1 और 3 हमारा सही हुआ, 69 का बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, सही विकल्प चुनें यदि आपकी धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई है तब। पहला, यदि ब्याज दर पर 50% है तो धनराशि 4 साल में 3 गुनी हो जाएगी। तो निकाल कर देखते हैं, धनराशि की बात हो रही है, अब ये याद रखेंगे। तो मान लेते हैं धनराशि हमारी ₹100 है, ठीक है। अब कह रहा है ब्याज 50% है तो हमें 4 साल में निकालना है। तो ब्याज कितना होगा इसका? 100 गुने 4 साल गुने दर 50 बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, 50 चौके 200, मूलधन कितना था? 100 और ब्याज 200, टोटल मिलके कितना हो गया? 300, यानी हमारी धनराशि कितनी हो गई? 3 गुनी हो गई। तो ये तो सही हो गया। दूसरा है, यदि ब्याज दर 75% है तो धनराशि 4 साल में 3 गुनी हो जाएगी। तो ठीक है, ₹100 हमारा मूलधन है, ब्याज दर 75 और 4 साल के लिए हमें निकालना है तो 4 बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 के 20, 7 चौक 28, 2 300, 300 ब्याज है, मूलधन हमारा 100 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 400। ये कितना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है ना कि 3 गुना, तो ये तो नहीं होगा। इसमें ऑलरेडी वही है, 4 गुना दिया है तो ये सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा हमारा सही हुआ, 70 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस धात्विक सिलेंडर जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर को पिघलाकर छोटे धात्विक सिलेंडरी शंकु में ढाला जाता है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला कथन दिया है धात्विक सिलेंडर का आयतन इतना होगा। तो पहले हम निकालते हैं धात्विक सिलेंडर का आयतन। धात्विक सिलेंडर का त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 21। तो आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का 22/7 गुने आर स्क्वायर गुने 21 हाइट होगा, 70 21 ये हो जाएगा। इसको गुणा कीजिए 22 छक 32 से और ये गुने 36 18 गुणा करिए, 18 दूनी 36 के 6, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, ये यूनिट डिजिट 0 ऐसे ही गलत आ रहा है, फिर भी आपके लिए गुणा कर दे रहे हैं। 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3, 18 3 54, 54 3 57 के 7 हासिल 5, 18 कम 18 5 23, 2376 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा बोला है प्रत्येक सिलेंडरी शंकु का आयतन 66 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो प्रत्येक सिलेंडरी शंकु का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ऊंचाई आर एच है, शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुने 22/7 गुने आर 3 गुने 3 गुने ऊंचाई 7 दिया है, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 22 3 कितना होगा? 66। तो ये तो सही हो गया। तीसरा है धात्विक सिलेंडर से 36 शंकु बनाए जा सकते हैं। ये हमारा टोटल आयतन है बड़े सिलेंडर का, एक शंकु का आयतन है 66, तो इसमें हम भाग दे देंगे तो टोटल हमें सिलेंडर की शंकु का संख्या निकल जाएगा। 132 गुने 18 बटे में 66 से भाग दे देते हैं हम, तो क्या होगा? 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छः 66, 36 18, तो ये बारतीय 36 आ जाएगा। तो ये भी सही है। तो 71 का 2 और 3 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थियों का वजन नीचे दिया गया है, हमें औसत वजन निकालना है। ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। ये एक्स हम क्या करते हैं? सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, जिसे हम एन भी बोलते हैं। ये हमारा मीन होता है फॉर्मूला। गुणा कीजिए, 38 दाहिए 380, 40 पच्चे 200, 41 छक्के 6 कम 6, 6 चौके 24, 38 के 24 के 4 हासिल 2, 8 चौके 32 2 34, 11 पच्चे 55 पर 1 0, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 8 4 12 4 16, 16 5 21 1, 22 का 2 हासिल 2, 3 2 5 2 7 2 9 9 3 12 5 1720। हमें सिग्मा एफ एक्स निकल गया, सिग्मा एफ निकालना है। 10 5 15 6 21 8 29 31 10 40, 40 से भाग दे देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 4 चौके 16, 1 बचेगा, 4 3 12, 43 हमारा आंसर हो जाएगा, 72 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूक से गोली दागने पर गोली आगे की ओर जबकि बंदूक पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, क्योंकि आप सबको पता होगा क्रिया प्रतिक्रिया बल परिमाण में बराबर पर दिशा में विपरीत होते हैं। तो आंसर 73 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाहिक परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? तो ये समानांतर और सीधी होती हैं। आपने सोलिनॉइड के बारे में पढ़ा होगा, परिनालिका।
इसके अंदर जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो ऐसा सीधी होती हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है। यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो चालक का प्रतिरोध स्थिर रहता है, चाहे वोल्टेज का मान कुछ भी हो। तो 75 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमें पता है ओम का नियम क्या होता है, V=IR। ये बोल रहा है कि ये ओम के नियम का पालन करता है तो चालक का प्रतिरोध स्थिर रहेगा, चाहे वोल्टेज का मान कुछ भी हो। तो बिल्कुल सही है। V= क्या होता है, I होता है। V प्रोपोर्शनल होता है I के, यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, ना कि प्रतिरोध। प्रतिरोध जैसा है वैसा ही रहेगा। यदि कोई बल्ब का प्रतिरोध 4 ओम है तो वो 4 ओम ही रहेगा, क्योंकि वो ओम के नियम का पालन करता है। दूसरा है, ओम के नियमानुसार चालक में वोल्टेज धारा का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, चाहे तापमान और भौतिक गुण कुछ भी हो। ये गलत है। तापमान और भौतिक गुण हमेशा समान रहना चाहिए। अगर तापमान बढ़ेगा तो ओम का नियम फेल कर जाता है। तो कारण क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो 75 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 2 कथन दिए गए हैं सेम की। रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। वायुमंडलीय अपवर्तन तारों की स्पष्ट स्थिति और चमक में बदलाव का कारण बनती है, बिल्कुल सही है। अपवर्तन की वजह से ये होता है। तो 76 का हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की पिच ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है, कथन दिया है। अब निष्कर्ष देखिए, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग निम्न पिच वाली ध्वनि उत्पन्न करती है, तो ये गलत है। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग हमेशा उच्च पिच वाली ही ध्वनि उत्पन्न करेगी। समान आयाम लेकिन विभिन्न आवृत्ति वाली 2 ध्वनियों की पिच अलग अलग होती है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा 77 का, बी, केवल निष्कर्ष 2 सही है। सेम क्वेश्चन, कार्बन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक आयनिक यौगिकों से कम होते हैं, तो ये बिल्कुल सही होता है। आयनिक यौगिक गलने में ज़्यादा समय लेते हैं। कार्बन यौगिकों में अंतराण्विक बल कमज़ोर होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है हमारा, और ये इसका स्पष्ट व्याख्या भी करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा 78 का डी। नीचे सेम कारण कथन दिया गया, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत अधिक लंबी होती है, ये बिल्कुल सही बात है। छोटी आंत सेलुलोज के पाचन में सहायक होती है। सेलुलोज ज़्यादातर पौधों में पाया जाता है, और चूंकि शाकाहारी जीव पौधों पर ही जीवित रहते हैं, इसलिए चूंकि पाचन सही से हो, इसलिए उनकी छोटी आंत प्रकृति ने लंबी बनाया है। तो 79 का आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने आनुवंशिकी के अध्ययन में किस पादप का उपयोग किया था, तो सबको पता है ये मटर का उपयोग किया था। 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने हेनरी लॉरेंस को किस युद्ध में हराया था, तो ये चिन्हट की युद्ध में हराया था। चिन्हार लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये चिन्हट है, ये याद रखना है। चिन्हट की युद्ध में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अशोक ने धम्म महामाद नामक विशेष अधिकार नियुक्त किया, बिल्कुल सही है। अशोक ने धम्म के प्रचार हेतु शिलालेखों का भी उपयोग किया, ये भी सही है। अशोक ने पुराणों की रचना को प्रोत्साहित किया, ये गलत है। पुराणों की रचना गुप्त काल और उसके बाद के समय की मानी जाती है। अशोक बौद्ध धर्म और धम्म के प्रचार से जुड़ा था। अशोक ने धम्म के प्रचार के माध्यम से भी अपने साम्राज्य को इकट्ठा रखने का प्रयास किया, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा 82 का सी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी का सहयोगी नहीं था, इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण सहयोगी नहीं थे। असंगत युग्म का हमें पहचान करना है। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये 1890 में नहीं, ये बिल्कुल 1898 में इसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहला यही मिल गया हमारा, यही आंसर हो जाएगा। रूस की क्रांति 1917, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 ईस्वी, खूनी रविवार 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रसिद्ध जैन संत के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी, इसका आंसर होगा भद्रबाहु। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन संत भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, उसकी यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा का संस्थापक नेता कौन था, तो सबको पता है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जो कि 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं के क्रम में हमें सजाना है कि कौन सी घटना कब हुई थी, तो इसे सजाते हैं। बोस्टन टी पार्टी सबसे पहले 1773 में, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र 1776 में, पेरिस का संधि 1783 में, और संविधान निर्माण हुआ था 1787 से 1789 तक। तो हमारा आंसर क्या होगा 2143।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कफ सिरप में बच्चों की मौत से जुड़े होने की जांच के बाद कौन सा रसायन चर्चा में रहा है? तो इसका आंसर होगा डाइइथिलीन ग्लाइकोल। डाइइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की मिलावट के कारण बच्चों की मृत्यु खबरों में चर्चा में रही थी। आप चाहें तो इसे भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के मिक्सचर की वजह से हुआ था, ना कि सिर्फ एक की वजह से। हालांकि मेजर कारण यही DEG था, बट आप देखिए आपको जो सही लगे। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के वैज्ञानिकों को धातु कार्बनिक ढांचों पर उनके कार्य के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन पुरस्कार विजेताओं में से नहीं थे? तो इसका आंसर होगा, जहाँ तक मुझे गूगल करने पे मिला है, वो था अकिरा योशिनो। अकिरा योशिनो को 2019 में लिथियम आयन बैटरी के लिए मिला था। बाकी उमर यामागी, रिचर्ड रॉबर्टसन और सुसुम कितागावा, इनको मिला था इसके लिए, MOF के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण 25 में किस ब्रिटिश विमान वाहक पोत ने भाग लिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रिंस ऑफ वेल्स। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसमें भाग लिया था। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में भारत का वैश्विक रैंकिंग क्या है? ये तृतीय है। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। ट्रेविस हेड को 2023 में WTC फाइनल के लिए मिला था क्रिकेटर ऑफ द ईयर, लेकिन जसप्रीत बुमराह को मिला है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए। ये याद रखना है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विजेता है? विजेता नहीं है, अच्छा नहीं है, ये पूछा है। तो देखिए इसमें से 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था टी-रेज कोशिकाओं पर शोध के लिए मिला था, जिसमें फ्रेड रैम्सडेल, शिमान साकागुची और मैरी इब्रून को। रॉबर्ट कोच को नहीं मिला था, ये तो आपको पता ही है। रॉबर्ट कोच 1905 के विजेता है, ना कि 2025 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने देश नाटो के सदस्य हैं? आंसर होगा 32। 32वां सदस्य कौन सा है? स्वीडन। 31वां सदस्य फिनलैंड। पोस्टपोन का हिंदी समानार्थक शब्द क्या होता है? स्थगित करना। हम प्रातःकाल भ्रमण करते हैं, हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण हमें करना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? चूँकि आप सेंटेंस देखेंगे, हम प्रातःकाल भ्रमण करते हैं, मतलब ये हैबिचुअल है, यानी मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए वी वॉक इन द मॉर्निंग। हम प्रातःकाल भ्रमण करते हैं, लेकिन आजकल के जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें यूज कर रहे हैं लोग वी गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से बी ही सही है। अगर जिन्होंने ए मारा है मे भी उसका भी सही हो सकता है। आपको जो सही लगता है प्लीज़ कमेंट करें और उसका कारण भी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। वह हंसने लगा, तो हंसने लगा ही स्टार्टेड लाफिंग। ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ही स्टार्टेड लाफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो कैगा कर्नाटक में है, ये याद ही होगा आपको। ये जो कन्नड़ जिला है वहाँ पे काली नदी के किनारे स्थित है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्जन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन का मतलब होता है किसी पर दोष या आरोप लगाना होता है, अभ्यारोपण या दोषारोपण। तो आंसर ये होगा। 100 क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा प्रेम कुमार, जहाँ तक मुझे पता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में हम लोग 21 जनवरी का जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यदि आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।